नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद अब अगले 2 चरणों का चुनाव पूर्वांचल के इलाके में होना है। छठे और 7वें चरण में 27 लोकसभा सीटों पर सियासी दलों का इम्तिहान होना है, जहां पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर तक में आखिरी चरण में सियासी कद के जरिए पूर्वांचल के जातीय सरहद को तोड़ने का लिटमस टेस्ट भी होगा। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने आजमगढ़ सीट को वापस सपा की झोली में डालने के साथ साथ उनके पीडीएफ फॉर्मूले का भी लिटमस टेस्ट भी इसी इलाके में होना है। बसपा प्रमुख मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के सियासी आधार को बचाए रखने की है। आज इसी पर चर्चा होगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। सिर्फ 2 ही फेज जो हैं वो शेष है, और ये जो 2 चरण हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। 7वें चरण में वाराणसी से उनके सामने अजय राय हैं, जिन्होंने एक बड़ी चुनौती भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार एक आंधी आएगी जो सबको उड़ा करके ले जाएगी, और इस बार ये आंधी मोदी की नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन की है। इसी के मद्देनजर हम बातचीत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ राज अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ मयंक जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही जितेंद्र जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राज अग्रवाल जी के पास जाना चाहूंगी। राज अग्रवाल जी, देखिए, आने वाले जो 2 चरण हैं ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में मोदी लहर होने के बाद भी आप यहां पर इन सारी सीटों को कब्जाने में नाकाम रहे थे। इस बार क्या लग रहा है, आप कितनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं? मैडम, अगर आवाज मिल पा रही है सौम्या जी मेरी? जी जी जी, नमस्कार। मैं अगर छठे चरण की बात करूं तो जो 25 जून को छठा चरण होना है, उसमें 14 सीटों पे उत्तर प्रदेश की चुनाव होना है, जिसमें से इस समय 11 सीटें हमारे पास में है। 2019 में 10 सीटें जीते थे, बाद में उपचुनाव में एक आजमगढ़ की सीट दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने अखिलेश यादव जी के से छीन ली थी, ये कह सकता हूं मैं। तो ये 11 सीटें हमारे पास में हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि अजय राय जी जिस आंधी की बात कर रहे हैं वो आंधी नहीं है, वो सुनामी है, लेकिन वो है मोदी जी के नाम की। और जितना भी विपक्ष है, जितना इंडिया गठबंधन है, वो 5वें चरण के चुनाव के बाद में हथियार डाल चुका है। और जिस तरीके के ट्वीट और जिस तरीके के भाषा शैली नेताओं की देखने को मिल रही है, जो अभी से भाजपा कांग्रेस के एक सचिव जी का ट्वीट आया था कि भाई क्या सारी की सारी ईवीएम खराब रायबरेली में ही भेज दी। इस तरीके के जो ट्वीट हैं ये जो दर्शा रहे हैं कि एक हताशा है, और वो हताशा आपको दिखाई देगी 4 जून को। ये जो 14 की 14 सीटें हैं, इस बार हम जो है वो जीत जाएंगे, और यही आपको 7वें चरण में दिखाई देगा। बिल्कुल। हमारे साथ मयंक शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। मयंक जी, देखिए, जो आजमगढ़ की सीट है या जो आने वाले चुनावों की बात करें तो इसमें आप पिछली बार बसपा के साथ चुनावी मैदान में थे, और ये जो पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र है इसमें बीएसपी का भी अच्छा वोट बैंक है। हालांकि इस बार बीएसपी भी पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है कि किस तरीके से अपने इस वोट बैंक को बचा लिया जाए। इस बार आप कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में हैं, और अगर आंकड़े जैसा बताते हैं, जो रिजल्ट सामने आए थे उसके आधार पर ही कांग्रेस का बहुत मजबूत जनाधार नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने बहुत अच्छी राजनीति खेलते हुए आपसे 17 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर ले ली, लेकिन जनाधार की बात की जाए तो बहुत मजबूत नहीं है। बीएसपी आपके साथ थी, इसलिए कहीं ना कहीं आप पिछले इन 2 चरणों में, पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी पूरी सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी, या आप अपनी सीटों में बढ़ोतरी में कामयाब होंगे? देखिए, जो छठा चरण है ये धीरे धीरे इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जो कड़ी है उसमें एक और नया कदम साबित होगा। बसपा और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है। जो इंडिया गठबंधन है इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में, और देश में इंडिया गठबंधन जो काम कर रहा है वो देश की बात है। हम यहाँ पे छोटी उत्तर प्रदेश की या किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर, पूरे देश की बात यह है कि पूरे देश में किसान परेशान हैं।
नौजवान परेशान है, बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंच गई है, महंगाई अपने चरम पे है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके घोषणा पत्र में यह था कि वो पहले कुछ हफ्तों में ही विदेशी कालाधन ले आएंगे, उसके लिए एक टास्क फोर्स का भी निर्माण करने की बात कही थी। मुझे लगता है वो टास्क फोर्स कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वही उन्होंने कहा था कि डॉलर को डॉलर के बदले रुपया मजबूत होगा, मगर आज डॉलर 83 रुपीज हो चुका है। डीजल पेट्रोल के रेट किसी से नहीं छुपे हैं, 89-90 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक के आसपास पहुंच चुके हैं। तो सरकार, केंद्र की सरकार हर मोर्चे पे जब विफल हो चुकी है, तो हर चरण में नई रणनीति खेलने का काम कर रही है। मगर जनता जनार्दन है, जनता बहुत जागरूक है, जनता बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुकी है कि महंगाई से मुक्ति पानी है, भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है, नौजवानों को नए रोजगार की तरफ आगे बढ़ना है और किसानों के हित की बात करनी है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2016 में करी थी, मगर वो दुगनी तो हुई नहीं। मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना किसानों का सरकार के ऊपर है, जो चीनी मिल मालिक है उनके ऊपर है, सरकार उसे नहीं दिला पा रही है। तो जब सरकार हर मोर्चे में विफल हो चुकी है, तो हर चरण में नई रणनीति लाकर विपक्ष को गुमराह करने की कोशिश करती है, जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। मगर जनता बहुत समझदार है। मुझे लगता है कि छठे और सातवें चरण में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और इनके एनडीए गठबंधन का सफाया हो जाएगा। जितेंद्र जी, अगर अजय राय की बात की जाए तो उनको अपने तीसरी बार चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के सामने उतारा है। अगर पिछले दो चुनावों की बात करूं, चाहे 2024 की माफ कीजिएगा, चाहे 2014 की बात करूं या 2019 की बात करूं, तो दोनों ही चुनावों में अजय राय जो है वो तीसरे स्थान पर रहे थे और उसके बाद इस बार वो दम भर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को पटकनी देंगे। अगर वोट परसेंटेज की बात करूं तो 63.62% के साथ प्रधानमंत्री का अकेला वोट था और विपक्ष जो है वो तकरीबन 18.40% पर ही सिमट गई थी। इतना बड़ा जो गैप है, इसको भरने की आप लोग बात कर रहे हैं, कैसे भर पाएंगे? क्या लगता है कि आप, अजय राय ने कहा कि जो ये विकास हुआ वाराणसी में ये भी खोखला था, तो क्या लग रहा है आपको? मजबूत जनाधार देख रहे हैं, समर्थन देख रहे हैं वाराणसी के अंदर अपने लिए? देखिए सौम्या जी, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, पूर्वांचल की आप बात करें, पूर्वांचल में चुनाव बेरोजगारी पे हो रहा है, महंगाई पे हो रहा है। और इसके पहले के जो चरण हुए हैं, आप ये देखिए पूरे देश में, जैसा मयंक जी ने कहा, पूरे देश में इस बार चुनाव ये बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं जनता मुद्दों पे बात कर रही है। हमने मीडिया को देखा, आप लोग भी देखते होंगे, जब भी उनसे पूछा गया, अभी अमेठी का मैं एक दिन देख रहा था, तो वोटर्स चले जा रहे थे वोट दे करके, उन्होंने पूछा आपने वोट किसको दिया? तो उन्होंने कहा वोट हमने महंगाई के खिलाफ दिया। उन्होंने पूछा वोट आपने किसको दिया? उन्होंने कहा वोट हमने देश हित में दिया और देश हित में कांग्रेस को दिया। रिपोर्टर्स ने कहा हमने ये नहीं पूछा आपने किस दल को दिया। उन्होंने कहा फिर भी हम बता रहे हैं। कई जगह ये विषय है, हमारे यहाँ भी महंगाई पे बात हो रही है। महिलाएं ये कह रहे हैं कि हमारे खाते में 8,500 रुपए आएगा। कांग्रेस की जो न्याय पत्र है, चर्चा हर जगह है। बीजेपी के घोषणा पत्र की चर्चा कहीं नहीं है। आप अपने गारंटी से, मोदी जी की गारंटी से शुरू किया था। हमारे भाजपा के बड़े भाई बैठे हुए हैं, मैं उनको याद दिला दूं कि पहले चरण का चुनाव आपने मोदी की गारंटी से शुरू किया था और आज आप गारंटी शब्द कहीं उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि जो भी आपने वादे किए उसको जनता सिरे से नकार चुकी है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। पूर्वांचल के लगभग हर जिले का छात्र यहाँ प्रयागराज में रहता है और बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। वो साइकिल लेकर के, बोरियों में अपने थोड़ा सा खाना लेकर के, माँ बाप की इच्छाओं को लेकर के, माँ बाप के सम्मान को लेकर के यहाँ पर। जी तो राज अग्रवाल जी, देखिए उन्होंने बताया कि के साथ रहते हमें एक मिनट बात पूरी हो जाए कृपया। इस आशा के साथ वो नौजवान यहाँ आता है कि हो सकता है अगले साल हमारा सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है ये जो परीक्षा हमने दी है उसमें हम पास हो जाएं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन जब हर बार पेपर लीक हो जाता है तो उस दर्द के साथ साथ उस माँ बाप की इच्छा भी मर जाती है, उस माँ बाप का सम्मान भी मर जाता है। और इसके बावजूद अगर भाजपा को लगता है कि पूर्वांचल में वो 14 में 11 या 12 सीट पाएंगी, तो ये पूरी तरह से सिर्फ ये है कि आप भाजपा में हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप 4 से 5 सीट से ज्यादा पाएंगे इस चुनाव में, इस पूर्वांचल की जो 25 तारीख को होने जा रहा। राज अग्रवाल जी, देखिए आप जब वो अपनी बातें कह रहे थे, जनता की समस्या बता रहे थे, उनका कहना है कि प्रयागराज में
काफी बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने आते हैं, कई सपने लेकर के आते हैं, और जब उनके सपने टूट जाते हैं, जहां उन्होंने बेरोजगारी का जिक्र किया, पेपर लीक का जिक्र किया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस बार आप लोग कमजोर है। और आप लोग कहते हैं कि हमारी आंधी चल रही है, मोदी की आंधी चल रही है, लेकिन क्या लगता है या मानते हैं कि इस बार थोड़ी 2019 से थोड़ी कमी जरूर आई है? सौम्या जी, मैं नहीं मानता इस चीज को। पहली चीज तो मैं सिरे से नकारता हूं इसको। मोदी जी की आंधी नहीं चल रही है, मोदी जी की सुनामी चल रही है। और पूरा विपक्ष जो है, जो हम लोगों ने एक 400 का आंकड़ा दिया था, उसमें हिलक के रह गया है। ये केवल इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस चीज के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें लाने से रोका जाए। ठीक है ना, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मैं जितेंद्र तिवारी जी, अपने जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको बताना चाहता हूं कि 70 साल से प्रयागराज में आने वाले जो छात्र हैं, वो सब सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, ज्यादातर आने वाले छात्र पीसीएस आईएएस की तैयारी के लिए, अभी आपने कुछ समय, 1 महीना पहले भी, 1 महीना भी नहीं हुआ है, देश में आईएएस का पेपर देखा होगा। और जो है हमारे यहाँ के बहुत सारे छात्र हमारे यहाँ के आईएएस बने हैं। हमारे अभी 2 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पुरस्कार बांटा था, जिसमें जो है सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे यूट्यूबर्स और जो है जितने भी सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं आज की डेट में, उनको एक पुरस्कार दिया था। मैं उस पुरस्कार का नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो आप ये देखिए, अर्निंग और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। 2002 से 2014 तक आप देखिए ना, 2002 से 2014 तक पेट्रोल की कीमतों में 200% की जो है बढ़ोतरी हुई। हमारे समय में तो मात्र 70 रुपए से लेके और 90 रुपए का पेट्रोल हुआ है। मात्र 65 से 70% की ही बढ़ोतरी हुई है। कौन इनको समझाएगा भाई? जितेंद्र तिवारी जी, अगर यही हालत थी तो 2022 में आपने दो सीटें ही आपकी क्यों रह गई? 2 ही विधायक आपके क्यों रह गए भाई? अगर ऐसी जनता हमसे नाराज थी, इतनी महंगाई थी, इतनी बेरोजगारी थी, तो आपके 2 विधायक काहे लिए रह गए? मात्र 2 विधायकों के साथ में चुनाव लड़ा आप, 2 सीटें जीत पाए हो। अरे आप जीतने की बात करते हो, पूर्वांचल की 14 सीटें, सुन लीजिए, 14 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। 3 सीटें जो बसपा के पास थी, आपके पास तो कुछ था ही नहीं। जो 3 सीटें बसपा के पास थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास में आई। ठीक है, मयंक शुक्ला जी, आप इस बीच कुछ कहना चाह रहे थे। इसी के साथ मेरा एक और सवाल है, उसका भी जवाब इसी के साथ दे दीजिएगा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की इस बार आपने बात की है। समाजवादी पार्टी ने जो एक MY की बात करती थी, मुस्लिम और यादव वोट बैंक के लिए, MY फैक्टर के लिए बात की जाती थी कि समाजवादी की पार्टी के साथ ये 2 लोग तो चलते ही हैं। लेकिन इस बार आपने थोड़ा सा लीग से आप हटे और लीग से हटकर आपने PDA का नारा दिया है। और पूर्वांचल की जो ये सीटें हैं, ये 6वां और 7वां चरण है, इसकी अग्नि परीक्षा भी है कि जो आपने PDA की बात कही है, इन 2 चरणों में साफ हो जाएगा कि ये PDA का नारा आपके लिए कितना सफल रहा या फ्लॉप। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, राज अग्रवाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनकी सुनामी है, नरेंद्र मोदी जी की सुनामी है। तो सुनामी असल में हमेशा, आप जानते हैं कि ये सुनामी हमेशा तबाही लेके आती है। तो ठीक है, इस विचार से संभव मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सुनामी हमेशा तबाही लेके आती है, इसलिए सुनामी से हमें बचना चाहिए। बात करते हैं PDA की। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक क्या लेकर आती है भैया, वो भी बता दीजिए मयंक जी। आंधी में तो आम टूटते हैं जिसे तोड़ के लोग खाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित अगड़े, ये सब हमारे PDA के साथी हैं। और जो लोग भी इस देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। और रही बात हमारे 6ठे चरण के चुनाव की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चरण में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा, क्योंकि धरातल पे जो स्थिति है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है, क्योंकि जनता में एक बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी है और भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों से नाराजगी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की और योगी आदित्यनाथ जी की 7 साल की जो डबल इंजन की सरकार रही, उसने धरातल पे आके कोई काम नहीं किया। कानून व्यवस्था का अक्सर मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जिक्र करते हैं। जिस संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसी BHU में एक बिटिया के साथ बलात्कार होता है,
उसके जो वीडियो फोटो जो वायरल होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ वायरल होते हैं और पता चलता है कि वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी IT सेल का काम देखते थे। तो जो लोग जहर फैलाने का काम करते हैं उनसे बहुत अच्छे कामों की उम्मीद तो नहीं कर सकते हम लोग। तो कानून व्यवस्था के नाम पे कानपुर में एक माँ बेटी को जिंदा जला देने की वारदात भी सामने आती है जो प्रशासन द्वारा की जाती है। तो मुझे लगता है कि नफरत की राजनीति का अंत होने जा रहा है और प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, एकजुटता और देश की एकता, अखंडता का ये चुनाव है और सभी लोग इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर वोट करेंगे और जीत के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है, 1% वोट के लिए ताकत झोंकने में लगी हुई है। और जिस तरीके से अगर पूर्वांचल के जो ये सीटें जिनमें चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी ने जो छोटे छोटे दल है, चाहे वो अपना दल एस हो या निषाद पार्टी हो या प्रकाश राजभर की पार्टी हो, सबको अपने साथ मिला लिया है। वहीं अगर राजा भैया और धनंजय सिंह की हनक की बात करें तो वो भी इस बार न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। तो धनंजय सिंह ने तो साफ कह दिया है कि ठीक है, हमारा टिकट काट दिया गया है, इसलिए हम बीजेपी का समर्थन करेंगे, जो भी उसका प्रत्याशी खड़ा है उसका समर्थन करेंगे। वहीं राजा भैया ने अंततः ये कह दिया कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे और हम, इसका मतलब ये हुआ कि अमित शाह की एक मुलाकात के बाद मामला उनकी तरफ से भी न्यूट्रल हो गया। तो जब आप देख रहे हैं कि इतने सारे फैक्टर जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, तो आप इन सारे फैक्टर्स का कैसे मुकाबला कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने जो है सौम्या जी की पूरी ताकत से बीजेपी लड़ रही है। ईडी, CBI, CD, इसके साथ साथ कई माफियाओं को भी अपने साथ मिला लिया है भाजपा में और एक नया जातिगत माफिया पूर्वांचल में पैदा की है भाजपा ने। जाति के हैं उनको माफिया बनाया है और वो नए माफिया पैदा हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही करें, पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। लेकिन आपको पता है भगवान श्री राम की जो सेना थी, वानर सेना, वो छोटे छोटे लोग थे और रावण के पास बहुत बड़ी ताकत थी, फिर भी रावण क्यों हारा? अरे हमें तो खुशी इस बात की है कि कांग्रेसी राम को मानने लगे। कल तक राम नहीं है उसका मुचलका भरवाने वाले कि राम नहीं है, इसके लिए एफिडेविट देने वाले ये मानने लगे राम है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। और तो हमारे लिए खुशी की बात क्या होगी? आप तथ्य दीजिए तब आगे बात करिए। अरे तक क्या है? एफिडेविट किसने दिया था? एफिडेविट किसने दिया था कि राम नहीं है, राम काल्पनिक है? एफिडेविट किसने दिया था? आप ही के दिया था। मेरी बात सुनिए, जनता को मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। जनता को कुछ मत बताइए, जनता आपको जो 2 विधायक रह गए हैं ना वो भी नहीं रह जाएंगे कार्यकाल में। और सुनिए, अरे आप सुन लीजिए, और ये जो PDA नहीं है, ये जो PDA बनाया है ना, ये पीड़ा है, ये PDA नहीं है, ये PDA पीड़ा है ये। और इसका जो हश्र होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। संसद में ये है रिकॉर्ड, आप सुन लीजिए, संसद में रिकॉर्ड है ये जवाब। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने जवाब दिया कि राम सेतु के अस्तित्व के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। गूगल करके पढ़िएगा राज अग्रवाल जी। मैं राम सेतु के अस्तित्व की लड़ाई पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, आप मंत्री की क्या बात कर रहे हैं? आपका तो एफिडेविट दिया हुआ है कांग्रेस का, राम सेतु के अस्तित्व की तो आप बातें मत करिए। वो तो पूरी लड़ाई, रामलला की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है। और आज की डेट में जो जनता दर्शन कर रही है रामलला विराजमान के, वो ये बता देगी 4 जून को कि क्या होगा। अस्तित्व के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मयंक शुक्ला जी, जिस तरीके से मैंने सवाल किया था जितेंद्र जी से कि बीजेपी जो है वो पूरी ताकत लगाए हुए है, चाहे वो छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लाने की, क्योंकि इन छोटी छोटी पार्टियों का जनाधार बहुत है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो पल्लवी पटेल भी आपसे छिटक करके चली गई हैं। इसका भी कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा? साथ ही साथ आपने कोशिश की राजा भैया से बातचीत करने की, अपनी तरफ लाने की, लेकिन बात बनी नहीं है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से सामना कर रहे हैं इस बार पूर्वांचल में, और जो आजमगढ़ को बचाने की कोशिश की जा रही है, और जो बीएसपी के साथ आप एक मजबूत स्थिति में थे भी, इस बार तो आपके साथ कांग्रेस है और कांग्रेस का जनाधार इन सब सीटों में बहुत कम है। देखिए, जो लोग छिटक के गए हैं वो बहुत ही परेशान होंगे, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने वाला है। और हमारे वहां से छिटक के तो OP राजभर जी भी गए थे, जो ये कहते थे कि जो भी पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करता है वो मोदी योगी के जूते उठाने का काम करता है। तो छिटक के जो गए वो अलग विषय है। रही बात छोटे बड़े की, मैं बताऊं आपको, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है।
छोटी तो भारतीय जनता पार्टी के एक समय में सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, 2007 में मात्र 30-40 विधायक हुआ करते थे। तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता, जिसको जनता आशीर्वाद दे देती है वो बड़ा हो जाता है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में और देश में इंडिया गठबंधन को जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है, और इस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम लोग जनहित के कार्य करेंगे, लोक कल्याण के काम करेंगे, और जो लगातार देश में नफरत की राजनीति बढ़ गई है उसको समापन का काम करेंगे। हमारा समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का सिर्फ एक लक्ष्य है कि देश में एकता, अखंडता, प्रेम, सद्भाव बना रहे। देखिए जी जितेंद्र जी राजा भैया ने बकायदे गठबंधन, इंडिया गठबंधन की कई सीटों पर उन्होंने समर्थन दिया है। आज ही हमारे प्रयागराज की सीट पर उनकी पार्टी जनसत्ता दल के कई पदाधिकारी आकर के उज्जवल अमर सिंह जी का प्रचार किए हैं। मिर्जापुर में राजा भैया जी जा रहे हैं, कई जगह इंडिया गठबंधन का उन्होंने समर्थन दिया है जनसत्ता दल की तरफ से बकायदा। बिल्कुल। देखिए, इसी के साथ एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आज एक और चीज सामने आई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम जो मुसलमानों की 24 जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है उस पर जांच होगी, और जब चुनाव समाप्त होंगे तो उसमें ये समझेंगे कि किस आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था, जरूरत है या नहीं है इस आरक्षण की। क्योंकि अभी बंगाल को लेकर के कोर्ट ने इस पूरे मामले को रद्द कर दिया है, अगर आपने खबर पढ़ी होगी। इस पर क्या कहेंगे? आरक्षण मुसलमानों की 24 जो जातियों को दिया जा रहा था, इस पर जांच बिठाई गई है। जितेंद्र जी देखिए, वो जो भी मामला अगर कोर्ट में है, ठीक है, उस पर हम पहली बात कुछ नहीं कह सकते। दूसरा, मुसलमानों को आरक्षण नहीं, जाति आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है। जाति आरक्षण पे हिंदुओं को भी दिया जाता है, मुसलमानों को भी दिया जा रहा है। मुसलमानों की 24 जातियों के आधार पर आरक्षण दिया गया है। तो वो तो कांग्रेस हिंदुओं के लिए भी कह रही है कि अगर हम आएंगे सत्ता में तो हम जाति जनगणना कराएंगे। कई ऐसी जातियां हैं जो छूटी हुई हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिनकी गणना नहीं हो पा रही है। बात सिर्फ मुस्लिम क्यों करते हैं? जब हम हिंदू की जाति की बात करते हैं तब हम सही हैं, जब हम मुस्लिम की जाति की बात करते हैं तब हम गलत हैं। हमारा भारत देश है जिसमें हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। इन सबको मिलाकर के हिंदुस्तान बना हुआ है। जी राज अग्रवाल जी, देखिए, इस बार संविधान पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि आपके कई नेताओं ने जो है ये संविधान की बात कह दी कि हम 400 पार का जो नारा लेकर के आए हैं वो इसलिए लेकर के आए हैं कि हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इस पर गठबंधन ने इस पूर्व को मुद्दा बनाया है। क्या मानते हैं कि ये जो मुद्दा इस बार बनाया है जनता के दिमाग में फिट हुआ है और इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा? जितनी जानकारी जनता हम आप सबसे ज्यादा रखती है सौम्या जी, पहले तो मैं एक आपने मुझे थोड़ा सा समय नहीं दिया पीडीए के बाद में, मैं थोड़ा सा पीडीए पे बोलना चाहता हूँ। पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक का ये जो एक कॉम्बिनेशन अभी चलाया था इन लोगों ने, ये उस दिन भस्म हो गया था जिस दिन लालू प्रसाद यादव जी ने वोट डालने के बाद चुनाव निकलते समय वहां से ये कहा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे दलितों का आरक्षण लेके। और आप ये पूरा विषय, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। आप न्यूज में जाके देख लीजिए पिछले दिनों मोंटी भैया, साफ साफ यही है कि जो है हम दलितों का आरक्षण लेंगे और हम मुसलमानों को उसका आरक्षण दे देंगे। और ये जो मैं कह रहा हूं उसी दिन ये अल्पसंख्यक और दलित का ये जो मुद्दा है ये खत्म हो चुका है। ये पीडीए केवल एक पीड़ा के रूप में रह गया है। और दूसरा, जो संविधान की बात आप कर रहे हैं, संविधान बदलने की, तो संविधान बदलना क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक तो इतिहास में भी पारित हो चुके हैं। आज तक सैकड़ों संविधान संशोधन संविधान के अंतर्गत हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे संविधान संशोधन हैं जो कि बहुत सारे संविधान की जो है कुरीतियों को छुपाने के लिए किए गए थे। तो इसका ये कोई मुद्दा नहीं है, जनता इस चीज को जानती है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया संविधान लिखने नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोई संविधान बदलने नहीं जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसमें अगर किसी प्रकार से जो है भारतीय जनता को लाभ होता होगा तो किसी प्रकार का कोई संशोधन होगा तो पहले भी पूर्व में भी होते आए हैं, आगे भी होंगे, उसमें कौन दिक्कत का विषय? ठीक है, मयंक शुक्ला जी। नहीं, मैंने इतनी देर में बयान पढ़ लिया, उसमें कहीं इस तरीके की बात नहीं है। राज यादव जी को भी पढ़ लेना चाहिए कि दलितों का आरक्षण समाप्त करके मुस्लिम्स को दिया जाए। मत करो यार, आप मेरे को मयंक जी, राज अग्रवाल ही रहने दो।
राज अग्रवाल जी को इसे पढ़ सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि जो पीडीए है वो असल में बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित, अगड़े, आदिवासी सभी लोग हैं। और समाजवादी पार्टी ने इस परिवार को इसलिए बनाया है ताकि हम पूरी मेहनत और ताकत के साथ इस देश की जो मूल समस्याएं हैं उन पे काम कर सकते हैं। हम बेरोजगारी के खिलाफ काम कर सकते हैं। अग्निवीर जैसी योजना जिसने आर्मी, हमारे देश की सेना को भी सिर्फ 4 साल में, मैं अभी एक बैठा हुआ था एक बड़े रक्षा से संबंधित जानकार व्यक्ति के पास, तो बता रहे थे कि एक अच्छी राइफल को सीखने में 2-2.5 साल लग जाता है। टैंक चलाने की जो ट्रेनिंग है वो 5 साल की होती है। तो इन 4 साल की नौकरी में एक सेना का जवान कितना सीख पाएगा और देश के लिए क्या कर पाएगा। तो इस अग्निवीर व्यवस्था को हम लोग समाप्त करेंगे सरकार आते ही, और फिर पुरानी जो सेना थी, जो सेना की भर्ती थी और जो सेना की व्यवस्था थी, उसे हम लोग दोबारा लागू करने का काम करेंगे। और इसके अलावा छठा चरण, हमारा जो छठा चरण चल रहा है, इसमें हम लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आप नेताओं की भाषा देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अब जैसे आदित्यनाथ जी मुस्लिम समाज को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं कि इतनी बिरादरियां, इतनी जातियां, अरे भाई आप क्यों हर चुनाव में पाकिस्तान, मुझे लगता है पाकिस्तान प्रेम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि बिना बुलाए एक बार खाने में चले गए थे। नहीं कहा है, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है भाई, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, एक बार प्रधानमंत्री फटकार लगाई है भाई पश्चिम बंगाल को। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना बुलाए केक खाने भी चले गए थे पाकिस्तान। और पहली बार ऐसा हुआ कि आईएसआई ने आके पठानकोट में, आईएसआई जो खुद आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करती है, उसने आके पठानकोट में हुए हमले की जांच करी। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात तो हो नहीं सकती। बिरयानी खाने तो बिरयानी तो मुझे नहीं जानकारी है, मगर केक काटने तो गए ही थे। कुल मिलाके भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान प्रेम उनका बहुत चरम पे है, और मुझे लगता है पाकिस्तान और मुसलमान इन शब्दों के बिना देखिए पूरे चुनावों में एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा हावी रहा है शुरुआत से लेकर अभी तक, कि आप लोग राम मंदिर नहीं गए। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन, अगर रुक जाइए मेरा सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए, कि अगर गठबंधन चुनाव में आदि यानी जीत हो जाती है आपकी, तो आप बाबरी नाम का ताला एक बार फिर से जड़वा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। तो आप लोगों ने इतनी दहशत बना रखी है, देखिए बीजेपी ऐसा कह रही है। असल में दहशत जो है वो बीजेपी को है। बीजेपी अपनी सरकार जाती हुई देखकर इस तरीके की बौखलाहट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और ऐसी भाषा बोलने में मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी शब्द के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के मामले की अवहेलना है। और राम मंदिर, प्रभु श्री रामचंद्र जी हम सबके हैं, और इस तरीके बाबरी ताला, ये भाषा की मर्यादा, आप सड़क पे घूम रहे हैं तो जो व्यक्ति सबसे पहले कमजोर और गलत होता है, जो गलती करता है, वो सबसे पहले भाषा की मर्यादा तोड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता भाषा की मर्यादा लगातार तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत प्रथम चरण के बाद, प्रथम चरण तक प्रधानमंत्री जी ने कोशिश करी कि थोड़ा विकास की बात करें या थोड़ा और गारंटी की बात करें, मगर निकल के क्या आया, अगले चरण आते आते फिर उन्होंने अपना भाषा का स्तर लगातार गिराया है। और मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों पाकिस्तान, मुस्लिम और बाबरी, ये सब बातों का क्या मतलब है। आप ये बताइए कि आपने किसानों की आय कितनी करी, आपने भ्रष्टाचार कितना कम करा, आपने नौजवानों के लिए क्या किया, आपने बेरोजगारों के लिए क्या किया। ये बातें ना करके इधर उधर की बात करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम करती है। बिल्कुल जितेंद्र जी, देखिए आज अमित शाह जी का एक और बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर सपा कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में आती है तो एक बार फिर से अपराध बढ़ जाएंगे, गुंडा राज बढ़ जाएगा, अराजकता बढ़ जाएगी, जो कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से नहीं आने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 300 तक हम पहुंच गए हैं और जो आने वाले चरण है उसमें हम 400 पार हो जाएंगे। कांग्रेस को पूरे देश में 45 सीटें मिलेंगी और बची कुची 4 या 5 सीटें समाजवादी पार्टी को। सौम्या जी, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। मंदिर से शुरू करते हैं। राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला खुलवाया। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जो काशी से चुनाव लड़ रहे हैं, ताला तो तुड़वाया आप लोगों ने, उसके बाद हिम्मत नहीं दिखा पाए। क्या बात करते हैं, ताला खुलवा के पूजा करना शुरू किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर हमला करके उसको, उस पे ऐसा कुछ जो मामला कोर्ट में होता है उसमें बंद हुआ जी, जो कि सरासर उस समय गलत था। राजीव गांधी जी ने पूजा शुरू कराई। ताला खुल के, ऐसा नहीं कि सिर्फ ताला खुला था, ताला खुल करके रोज पूजा होती थी, रोज बत्ती होती थी मूर्ति की। खुद कपिल
खुद कभी नहीं गए, खुद कभी पूजा करने के लिए नहीं गए। जो खुलवाया, अगर खुलवाया तो उसमें पूजा करने के लिए कभी नहीं गए, हाथ जोड़ने के लिए मोदी कभी जी नहीं की तरह गए। कैमरा लेके नहीं जाते थे, मोदी जी कैमरा लेके जाते थे। नहीं अरे भैया, मैं ये भाई कह रहा साहब, हूँ, कैसी बातें कर रहे नहीं हैं। मैं ये आइसक्रीम कह रहा खाने में हूँ, उनके नेता कैमरा लेने जाते थे। मेरी बात सुनिए। आपके वाले तो जब घर खाली अरे कर रहे मोदी जी ने तो आधे आधे अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके दोबारा नहीं गए ना अभी। आधे ये फिर अधूरा आप प्राण क्यों कह रहे प्रतिष्ठा हैं? हुई नहीं है भाई साहब। ये आप तय नहीं करोगे। ये एक दिन में 4 लाख जो बिल्कुल जनता दर्शन आप कर रही तय है नहीं वो करोगे, तय मैं तय करेगी। नहीं करूंगा। ये हमारे वो तय धर्मगुरु नहीं, तय आप तय करेंगे। थोड़ी करोगे इस चीज को। धर्मगुरु तय करेंगे कि नहीं करेंगे? धर्मगुरु वो तय जनता करेंगे ये तय बात। करेगी, जो कृतज्ञता जनता का नहीं भाव तय रखे हुई करेगी। है, जो धर्म का कृतज्ञता का विषय भाव रखे हुई है अपने प्रधानमंत्री के प्रति, धर्म का वो विषय तय धर्मगुरु तय करेगी। करते हैं। और आप देख राज लेना, 4 अग्रवाल जून को जी, 4 लाख धर्म का लोग विषय रोज दर्शन धर्मगुरु कर तय रहे करते हैं। हैं। 16 करोड़ जनता लोग नहीं एक तय महीने करती के है। अंदर 10 ना तो मोदी ताजमहल जी तय मिलके भी करते नहीं हैं। करवा पाते। और आपकी सुनिए, बातों से लगता है मोदी 3.5 जी करोड़ तय लोग ही करेंगे रहते हैं कि प्राण गोवा प्रतिष्ठा में। अधूरी थी कि नहीं आप थी। जो है इस चीज के आंकड़े को देखिए, और कितना अगर बड़ा जनता रोजगार आपको लग मिलता रहा है ना, तो है, अयोध्या की जनता कितना तय बड़ा करेगी। रोजगार मिल रहा है। 1.5 अयोध्या लाख की से सीट 4 लाख भाजपा हार लोग रही है। रोज। आपको भी ये पता होगा, अयोध्या की सीट भाजपा हार रही है, जनता तय करेगी। उस काशी के ही अजय राय जी अरे दर्शन भैया, करके गए थे। भाई जिस साहब, काशी में अयोध्या की ही आज वजह आज से हमारे पूज्य रामलला शंकराचार्य, विराजमान की कृतज्ञता की वजह हमारी से बात सुनिए। 4 जून का रिजल्ट राज जी, देखिएगा। अब अभी बीच में आपकी नहीं बारी बोलना आएगी तो आप चाहिए, बोलिए प्लीज। जी जी जितेंद्र जी, मैं क्या कंप्लीट करें कहना चाह जल्दी रहा से। हूं, उस काशी के अजय राय जी दर्शन करने भगवान राम के गए थे, जिस काशी के सैकड़ों मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तोड़ा गया था। और आज हम सब हिंदुओं के पूज्य, आज वो शंकराचार्य हैं, स्वामी गलत बोल रहे हैं। अमृतेश्वरानंद जी ये भारतीय महाराज। जनता पार्टी फिर के आपने कार्यकाल बोला, में कोई मंदिर नहीं तोड़े गए। फिर आपने केवल बोला। केवल बाबर और अकबरों के शासन काल में जो है, और जिनका सहयोग आप लोग करते हैं, आपकी पार्टियां करती हैं, उनके शासन काल में मंदिर राज तोड़े गए। अग्रवाल जी, आप भारतीय जनता बनारस पार्टी के जाइएगा। कार्यकाल में कोई मयंक मंदिर नहीं पांडे तोड़ा जी, गया। मयंक जी, मैं आपसे कहूंगा, आप बनारस जा रहे हैं, इनको लेके जाइएगा। और अरे काशी की जनता आप अगर ये यहाँ बोल पे भी दें सहारा ले कि मंदिर लीजिए नहीं मयंक तोड़ा जी तो का ही। काशी की जनता भाई भी साहब, जवाब मयंक जी देगी। का ही सहारा ले लो आप डिबेट में भी। एक जितेंद्र दूसरे जी, का सहारा तो क्या हाथ पकड़ के ही विश्वास बैठ रख रहे जाते हैं हैं कि इस साथ बार में डिबेट वाराणसी से में। अजय राय जो है वो पीएम मोदी को पटकनी दे पाएंगे? ये विश्वास रख रहे मेरा हैं इस ये बार? कहना है, इस बार काशी का चुनाव जो है, 4 लाख से काशी बढ़ती की के जो वोटों की जीत होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की। अरे रुक जाइए, बोलिए सब लोग एक एक करके। काशी का जो चुनाव क्या हो रहा है, बोलेंगे ये? राज जी काशी प्लीज। के लिए हो रहा है, काशी की जो पहचान रही है, उस काशी की पहचान को खत्म किया गया। काशी के जो सैकड़ों छोटे छोटे मंदिर थे, वो काशी की पहचान थी। काशी के जो घाट थे, जो घाट की सुंदरता थी, जो घाट की पौराणिक खूबसूरती थी, उसको खत्म किया गया है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी रोहिंग्याओं को महाराज, बसाने का काम आप लोग जो कॉरिडोर के फिर मंदिरों आपने के चारों बोला, तरफ कर फिर रहे आपने थे, बीच में बोला, उनको तोड़ने का काम किया गया है। कूदने की आदत छोड़ दीजिए प्लीज, निवेदन है आपसे। जो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एक बेहतरीन व्यक्ति हैं, मेरा ये कहना है, पार्टी भले गंदी हो लेकिन आप व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं। अरे इतना प्रेम मत दिखाइए हमारे साथ में भैया। जितेंद्र जी, धैर्य रखने की कोशिश करिए, हम आपके इतना बीच में प्रेम नहीं दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा ये कहना है कि काशी के जो मंदिरों को तोड़ा गया है, भगवान शंकर की मूर्ति को ऐसे उठा के फेंका गया है, उसके फोटो वीडियो है, आप नेट पे डाल के देखिएगा। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो आज शंकराचार्य हैं, उनको लाठियों से मारा गया था रात में। उनके साथ कम से कम 50 बटुक थे, 15 साल के, 16 साल के, 12 साल के, उनको सबको लाठियों से मारा गया था पुलिस के द्वारा से। इसी भाजपा सरकार में उसका बदला लेगी काशी की जनता। और आप देखिएगा, अजय राय जी का जो इंडिया का गठबंधन है, वो वोट दे करके वहां के लोकल व्यक्ति को जिताएगी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछिएगा, जब उस बीएचयू में, हाँ मुझे याद आया, आपने बात किया यूपीएससी की, आपको पता है बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय दोनों की रैंक 2014 से अब तक में आप देख लीजिए 16 से 20 के बीच में नीचे गिरी है। आप क्या शिक्षा की बात करते हैं, आप क्या यूपीएससी की बात करते हैं? हमारा वो प्रयागराज, हमारा वो इलाहाबाद जो यूपीएससी में कई हो गया। हाँ, तो जेएनयू की रैंक तो बढ़ा दी आपने। जेएनयू की रैंक तो जहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लग रहे हैं, आपके नेता जहां जा रहे हैं वहां की रैंक तो बहुत ऊंची हो रखी है ना। हम और जो है इनकी रैंक गिर गई, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह जिसके नारे लग रहे हैं। जेएनयू, उसकी रैंक तो आपने ऊंची करवा रखी है। पिछले 10 साल से जिस जगह प्रधानमंत्री हैं वहां की रैंक गिर रही है। आप यूट्यूबर को इनाम दे रहे हैं क्योंकि वो भी आपका जय जय करने लगे। यूट्यूबर को इनाम दे रहे
यूट्यूबर रोजी रोटी, यूट्यूबर पैसा भाई साहब कमा रहे हैं यूट्यूब के रूप में, एक रोजगार उत्पन्न हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? भाई तो साहब कैसी जितेंद्र बात जी, कर रहे जैसा हैं? जो आपने कहा कि इस बार स्वरोजगार अजय राय जो है वो चुनाव जीत रहे हैं, वहां की लोकल जनता उनको चुनाव जिता रही है, लेकिन जो आंकड़े हैं जो बीते 2 चुनावों को देखते हुए ये लगता है कि वो तीसरे पायदान पर रहे, वो दूसरे पायदान पर भी नहीं आ पाए, और इस बार वो सीधे चुनाव जीत जाएंगे, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी का खुद का परसेंटेज 60% से ऊपर है। ऐसे तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी थी 2017 के पहले तक, और 2017 में सरकार बनती है। 2000 इसको हम ये नहीं कह रहे हैं। 2014 में तो बीजेपी की सरकार थी। चौथे नंबर की पार्टी थी। कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में 2017 की मैं बात कर रहा हूं, जो विधानसभा चुनाव हुए थे। तो ये आप नहीं कह सकती कि कब कौन कैसा था, कल कैसा था। आपके भाजपा को 10 साल लोगों ने इसलिए दिया 2017 में। नरेंद्र मोदी को, एक मिनट, नरेंद्र मोदी को 10 साल इसलिए दिया लोगों ने क्योंकि 5 साल के बाद इन्होंने कहा था 5 साल हमें और चाहिए समय। लेकिन उस 5 साल 10 साल के बाद भी जब जनता को कुछ नहीं दिखा, जब जनता को रोजगार नहीं मिला, जब जनता को आर्मी को और मजबूत लेकिन रोड शो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का रोड शो भी हुआ था वाराणसी में, लेकिन हमने उसमें एक जबरदस्त जन सैलाब देखा था। तो क्या वो जन सैलाब सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने का जन सैलाब था या उनके वोट बैंक में भी कन्वर्ट होगा? जी मयंक शुक्ला जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नहीं, इनके हिसाब से तो जन सैलाब ही नहीं था। देखिए, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट मेरी बात सुन जाए। जी देखिए, मंदिर की बात हो रही थी, ये बात सच है, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इससे जानकारी पुख्ता होनी चाहिए कि कॉरिडोर बनाने के नाम पे वहां पे करीब 500 मंदिर, जो छोटे बड़े मंदिर थे, जो उस कॉरिडोर के रास्ते में आ रहे थे, उनको तोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही तोड़ा गया। दूसरी बात राम मंदिर की करते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि सनातन धर्म की जो नींव है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने रखी थी। उनकी परंपराओं का पालन करते हुए आज देश में 4 शंकराचार्य जी मौजूद हैं, जो जिनका मुख्य उद्देश्य होता है सनातन धर्म की सभी परंपराओं का, वैदिक विधि का पालन करना। आदि गुरु शंकराचार्य जी, चारों शंकराचार्यों ने ये कहा कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो गलत समय पे हो रही है। नहीं कहा, गलत कह रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। रामनवमी जो अभी निकली है, झूठ मत बोलिए। एक शंकराचार्य इस बात को कह रहे थे, चारों शंकराचार्य इस बात को नहीं कह रहे थे। उसके बाद जब रामनवमी अभी जो निकली है, अब जो रामनवमी अभी निकली है, इस दिन इसका मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। खैर, प्रधानमंत्री जी ने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए जो भी करा वो अपना उनका विषय है। देश की जनता ये समझ चुकी है कि देश में नफरत फैला के, बाबरी और पाकिस्तान की बात करके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर 2 लाइन भी पढ़ लेते तो कभी मर्यादा नहीं तोड़ते, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन एक मर्यादा की तरह जिया। और आज ये रावणों की तरह अगर हंसेंगे तो कोई इसका मतलब नहीं बनता है। रावणों की तरह नहीं हंस रहे, रामचंद्र जी की तरह हंस रहे हैं भाई साहब। रामचंद्र जी से मुस्कुराते रामचंद्र जी की तरह हंस रहे हैं। प्रभु राम से मुस्कुराते हैं, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ में हंस रहे हैं कि 4 जून को मिठाई के मंद मंद मुस्कुराते थे। अगर उनकी अखिलेश यादव मुस्कुराहट जी में भी एक सौम्यता चाहे होती तो उन्हें भी अयोध्या घुमाने ले जाएंगे और राम लला के दर्शन करवा देंगे। उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती थी प्रभु श्री रामचंद्र जी के, ये कॉन्फिडेंस ही घमंड होता है, और मुझे लगता है जनता घमंड को तोड़ देगी। घमंड नहीं है मयंक शुक्ला जी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये जो चुनाव है ये राम द्रोहियों के बीच में और राम भक्तों के बीच में है। वो सीधे समाजवादी पार्टी के लिए कहते हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं उनको दोबारा से उत्तर प्रदेश में आने नहीं देंगे। साथ ही साथ वो एक और बात कहते कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, ये जो सारी बातें वो जनता के सामने रखते हैं, इसको कैसे आप डिनाई कर पा रहे हैं जनता के सामने, या जनता इससे अब कुछ अलग आपको देख रही है, या राम मंदिर का कोई असर नहीं देख रहे हैं? पहले यही लोग कहा करते थे। मैं अब आराम से रहिए, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। आप बोलिएगा, मैं नहीं बोलता हूँ बीच में कभी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का सामान्य ज्ञान थोड़ा सा कमजोर इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि उन्होंने जब महापुरुषों की छुट्टी खत्म करी प्रदेश की सरकार आने पर, तो उस महापुरुष की छुट्टी में उन्होंने भगवान परशुराम जी की छुट्टी भी समाप्त कर दी। तो जब उन्हें यही नहीं याद आ रहा है कि भगवान परशुराम जी महापुरुष नहीं भगवान है, और जो वो बात कर रहे हैं, आपने क्या सवाल था आपका दूसरा? मेरा सवाल झंडा और गुंडा की बात कर रहे थे। नहीं, वो तो आप कर रहे थे।
वो आप असल भाजपा के झंडे की बात कर रहे थे, वो नहीं कंफ्यूज हो गए योगी योगी जी, थोड़ा कंफ्यूज हो सपा के जाते हैं। झंडे की बात कर रहा था, यही देखिए, कह रही मेरा ये भारतीय कहना जनता है पार्टी। कि बीजेपी जो है वो आपको किस तरीके से आड़े हाथों लेती है, राम मंदिर के लिए वो अपनी पीठ थपथपाती है, दूसरी तरफ ये कहती है कि ये जो हाँ। चुनाव है ये राम द्रोहियों और हाँ, राम भक्तों हाँ, के हाँ, बीच में है। मैं समझ गया, याद आ गया। तो मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का थोड़ा सा सामान्य ज्ञान कमजोर है, क्योंकि वो भगवान और महापुरुषों में भेद नहीं कर पा रहे हैं। तो वो करते करते भूल गए कि असल में रामद्रोही वही है, क्योंकि जो राम मंदिर के समय जिस अधिकारी ने गोली चलवाई थी, वो इस वक्त राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष तो योगी जी की कृपा से ही बना होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 20-25 साल पहले तैयारी कर ली थी कि अपने लोगों को हत्या करानी कितना है। झूठ बोलते हो आप लोग। उसके बाद राष्ट्रीय हत्या चैनल कराने पे के तो कम से बाद कम झूठ मत उसके बोला बाद करो। धीरे धीरे इस राष्ट्रीय देश को चैनल पे गुमराह तो कम करना, से कम झूठ मत बोला हत्याएं करो। कराने का काम भारतीय जनता हार रहे पार्टी हो तो करी, कम से कम जहर आंकड़े तो फैलाने सही का काम लिया भारतीय करो, जनता पार्टी नाम ने तो सही करी। लिया करो। नहीं, आप झूठ पढ़ बोल रहे लीजिए, हो आप लोग जो राष्ट्रीय मिश्रा जी इस चैनल वक्त पे। अध्यक्ष हैं, शर्म सुन आनी लीजिए, जो चाहिए मिश्रा आप लोगों को। जो कैसी मिश्रा जी बातें कर रहे अध्यक्ष हो है, आप लोग? शर्म तो भाजपा को आनी चाहिए, भाजपा को तो बहुत शर्म आनी चाहिए। जो आज मिश्रा जी 4 इस वक्त लाख आपके लोग अधिकारी रोज के हैं, रामलला सुनिए, विराजमान के ठीक है, दर्शन कर रहे राज हैं। अग्रवाल जी, आपकी वजह से थोड़ी ना कर रहे राज हैं, अग्रवाल जी, आपकी आपसे वजह से सवाल थोड़ी ये ना कर है, रहे हैं। अरे एक एक प्रधानमंत्री करके से क्या बोलिए। मतलब देखिए, इस बात आपकी का? आवाज हु इज प्रधानमंत्री के करने से कुछ नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आप अपना हाँ, सवाल सही ठीक है। करिए। ठीक है, ठीक है। सुप्रीम मयंक कोर्ट जी, का, प्रधानमंत्री राज के कोई अग्रवाल मतलब जी नहीं से है। सवाल एक जो एक गोली करके चलवाई बोलिए, थी, जिससे वो आप लोगों की इमरान आवाज सिंह क्लियर नहीं हो रही है, चलवाई कुछ थी। समझ में नहीं आ जो रहा है कि गोली आप लोग क्या चलवाई थी, बोल रहे वो हैं। इमरान राज सिंह ने अग्रवाल जी, चलवाई सवाल थी। आपसे है, सुन लीजिए, घंटे में चलवाई थी। सुन लीजिए राज अग्रवाल जी, सवाल ये है कि इस बार अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव को काफी नजदीक से देखें, जो अभी 5 चरण बीत चुके हैं, तो लोकसभा चुनाव जो होता है वो राष्ट्र मुद्दों के आधार पर होता है, लेकिन गठबंधन में आई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कई चीजों का बखूबी फायदा उठाते हुए इस चुनाव को पूरी तरीके से लोकल मुद्दों में कन्वर्ट कर दिया, जिसका जनता के बीच में एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और जनता इसलिए कहीं ना कहीं हम अखिलेश यादव की रैलियों में या संयुक्त रैलियों में देख रहे हैं, जन सैलाब उनकी भी रैलियों में देख रहे हैं। तो क्या आपके ऊपर ये जो आपके प्रत्याशियों की छवि है या जो लोकल मुद्दे हैं, सड़क है, ये सारी चीजें आपके ऊपर हावी हो रही हैं? क्योंकि आपने सोचा था कि आप राम मंदिर का जिक्र करेंगे, आप 3 तलाक का जिक्र करेंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे तो बात बन जाएगी, जैसा आपका पहले चरण से शुरू हुआ था मोदी की गारंटी से, वो धीरे धीरे वो ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता चला गया। मैडम, जैसे एक टीम होती है, वो शुरुआत में जिस प्रकार से खेलने का प्रयास कर रही होती है, उसी प्रकार से एक ईमानदारी के साथ विकास को लेके, मोदी जी की गारंटी को लेके और मोदी जी ने अपनी गारंटी को लेके इस चुनाव को प्रारंभ किया था। जिस प्रकार से सामने वाली टीम जो है घटिया बयान दे दे के और घटिया बातें कर करके और आरक्षण के मुद्दे को उछाल के, हिंदू मुस्लिम की बात करके, बाबरी ताले की बात करके, इस तरीके की बातें करके अगर वो आगे बढ़ेंगी तो उसका जवाब उन्हीं जो है उनका उन प्रश्नों का जवाब उन्हीं भाषा में देना पड़ता है जिस भाषा में प्रश्न किए जा रहे हैं। मैडम, ये जो चुनाव था, ये चुनाव मोदी जी की गारंटी से प्रारंभ हुआ था। आज की डेट में ये लोग स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है मुसलमानों को जो है आरक्षण दे देंगे, ये बात क्या मोदी जी ने कही थी? ये जो है इस तरीके की बातें अगर सामने से आती हैं तो उनका जो रिप्लिका दिया जाता है वो भी सामने से इसी तरीके की भाषा में दिया जाता है जिस तरीके की भाषा सामने से यूज हो रही होती है। देखिए, अगर थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्लियर करना चाहूंगी, जब विपक्ष बात करता है तो वो कहता है हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी या आपके नेता बात करते हैं तो वो मुसलमानों की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आपका हक जो छीन रहे हैं ये मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र, बहुत सारी चीजें लेकर के आ गए, जिसकी मुझे लगता है बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। के नाम से ही चल रही है। देखिए, आपने भापा की जनता आपकी मोदी की गारंटी पर बहुत ज्यादा लट्टू नहीं हो रही है, इसलिए आप मंगलसूत्र को ले आए। भाजपा को मुसलमानों के नाम एक धन्यवाद पत्र देना चाहिए। नहीं मैडम, मुसलमानों के नाम एक धन्यवाद पत्र देना चाहिए आपके मोदी जी को। लेकिन राज अग्रवाल जी ये मान रहे हैं कि इस बार आप जो पासा फेंक रहे हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है। मुसलमानों को धन्यवाद पत्र देना चाहिए। नहीं मैडम, मैं किसी तरीके से इस चीज को मानने के लिए तैयार मतलब जो पासे आप फेंक रहे हैं सब ठीक जा रहे हैं। बहुत है
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता, हम 2 सीटें भी जो इनके नेता लोग तक लड़ रहे हैं वो भी इनके खाते में नहीं जाने देंगे। आप लिख के रख लीजिए 4 जून को भारतीय जनता पार्टी के खाते में उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें आएंगी। और जनता अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति हर चीज को लेके, उन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र में जितनी चीजें कही थी उन सब चीजों पे उन्होंने कार्य किया। धारा 370 पे उन्होंने कार्य किया। आज कश्मीर का माहौल देखिए कितना बढ़िया मतदान हुआ है। 15% मतदान होता था, आज की डेट में 50 से 60% मतदान हो रहा है घाटी के अंदर। आप सोच के देखिए ना, इन सब चीजों पे जनता मतदान कर रही है, जनता देख रही है। और आगे आगे आने वाली 4 जून को 80 सीटों के साथ में हम विजयी हों। मयंक जी, लास्ट कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने आधी बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली कि भारतीय जनता जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने जा रही है। ये बात तो स्पष्ट इन्होंने खुद ही कर दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये लगातार ये कह रहे हैं कि इन्होंने खुद कबूल लिया कि पहले चरण में प्रधानमंत्री जी ने गारंटी की बातें करी, मगर जब इन्हें समझ में आया कि इनकी पार्टी का मिजाज ही नहीं है, इनकी पार्टी का मिजाज ही नफरत फैलाने का है, तो धीरे धीरे भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए, स्तर गिराते हुए। मिजाज नहीं है भाई, अरे बोलने दीजिए, आपके में नहीं बोलता। राज अग्रवाल जी, बीजेपी वाले बोलने नहीं देते, ये सबकी शिकायत है। थोड़ा बोल लेने दीजिए। अरे कुछ नहीं करने देंगे इन्हें, देश का कुछ भलाई नहीं करना है। बोलिए। जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो बोलिए इतनी बार कह देंगे कि आदमी बोल ही ना पाए। अब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के जो पहला चरण था उसके बाद लगातार स्तर गिरता चला गया, भाषा की मर्यादा तोड़ते चले गए। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, इन्होंने लगातार ये देखा कि जब इनके जो समर्थक है उनका मिजाज क्या है, उसी मिजाज के हिसाब से अपनी भाषा को बदलते चले गए। मगर मैं फिर कहूंगा जिम्मेदारी से कि देश ने किसानों के हित में वोट करा है, नौजवानों के हित में वोट करा है, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करा है, अग्निवीर जैसी योजना के खिलाफ वोट करा है, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है, और इस नफरत फैलाने वाली सरकार के खिलाफ वोट किया है। अगले 2 चरणों में भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। जितेंद्र जी, देखिए, हमारे प्रयागराज में भी वोटिंग है परसों। पूर्वांचल के इन 14 सीटों के अंतर्गत आता है। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। पूरे प्रयागराज में जब पहले ना ये लोग फोटो वीडियो डालते थे तो भीड़ की डालते थे, आज आप देख लीजिए पूरे देश में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई नेता हो, भीड़ की फोटो नहीं डालते हैं, क्योंकि इनकी आधी से ज्यादा कुर्सियां पीछे खाली रह जाती हैं। ये कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि देश बदलाव चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है, महिलाएं महंगाई से निजात चाहती हैं, और जो गरीब है, जो नरेगा में काम नहीं कर पा रहा है, वो 400 रुपए चाहता है, वो इंडिया गठबंधन दे सकता है। पीडीए का एक मेरे हिसाब से नया नाम पूर्वांचल डेवलपमेंट अलायंस है, और डेवलपमेंट सच में करेगा। आप किसी भी, सुनिए महोदय, भाजपा से नहीं सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले जो सरकार रही होंगी उससे एक भी ज्यादा आपने काम नहीं किया है, लेकिन जिसकी वजह से जितेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी रैलियों में तो लोगों को पैसे दे के बुलाया है, और जब आपने पैसे नहीं दिए तो आपने लाठियां भंजवा दी। जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है, जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है उसे वही दिखाई देता है। आजमगढ़ में मोदी जी को पैसा, नरेंद्र मोदी जी को, अरे राज अग्रवाल जी, आपसे पूछा नहीं, आप बोल रहे हैं हमसे पूछा, हमें जवाब देने दीजिए। सौम्या जी, भारतीय जनता पार्टी को, खासकर मोदी जी को पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता। कभी उनको ऑटो में पैसा भर के आता दिखता है, कभी हवाई जहाज में पैसे आते दिखते हैं, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आता दिखता है, कभी अडानी से पैसा आता दिखता है। ये 2G, 3G, 5G कॉल जी से भी पैसा आता हुआ उन्हें दिखता है। और पूर्वांचल का नौजवान गुजरातियों को भरपूर जवाब देगा। ये आप देखिएगा 25 तारीख में भी जो चरण आए हैं, देश को गुजराती और उत्तर प्रदेश में भी बांट दोगे, क्या करोगे यार? जाति में भी बांट रहे हो, धर्म में भी बांट रहे हो, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी बांट दोगे, क्या करोगे? सारे घोटालेबाज भाजपा ने शामिल करा लिए, सारे घोटालेबाज भाजपा में शामिल हो जाते हैं। वो सब भाजपा में, भाजपा में। अरे इनके यहाँ रह गए सारे घोटालेबाज। कन्नी मोई जी उसकी वो थी, और कई भ्रष्टाचारी कांग्रेस में हुए थे ना घोटाले, ये कह रहे हो ना? जितेंद्र जी और मयंक जी, जाते जाते ये बता दीजिए कि अगर गठबंधन में आपकी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनती है, तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? ये जाते जाते एक बार थोड़ी सी बात बता दीजिए। बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मेरा ध्यान आपकी तरफ है, बिल्कुल।
राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। हमारा गठबंधन में जब जीतेगा, जीतने के बाद हमारी बाकायदे संसदीय दल की बैठक, लाठी डंडे जो निर्णय होगा उसमें जो निर्णय होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। लोकतंत्र का यही नियम है, लोकतंत्र में यही होना चाहिए। हम लोकतांत्रिक दल हैं, हम उस पर आस्था रखते हैं और मुझे लगता है मयंक जी भी इससे सहमत होंगे। मयंक जी, इनकी बात से आप सहमत है? क्योंकि आपने तो जवाब, अखिलेश यादव ने तो राहुल गांधी के नाम पे हामी भरी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज यादव जी जरा 2 मिनट, राज अग्रवाल जी मैं यादव नहीं हूँ भाई, अग्रवाल जी, राज अग्रवाल जी 1 मिनट का समय दीजिए, आपसे समय लेना पड़ रहा है मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि मैं और आगे की बता रहा हूं, जो जैसे हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं, अगर सिर्फ एक ही कपड़ा होगा, एक ही सूट होगा, तो हमारे पास वैरायटी नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही वही पुराना घिसा पिटा माल है, उस पर वो बहुत दिन से अपना काम चला रहे हैं। जो लोकतंत्र है उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सांसद चुने जाते हैं और सांसद अपना संसदीय दल चुनते हैं और फिर संसदीय दल अपना प्रधानमंत्री चुनता है। ये पूरी एक प्रक्रिया है। भाजपा के लोग असल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं रखते, इसलिए जानकारी भी नहीं है। मेरा कहना है पहले बेटा, बाप, बेटा, भतीजा, चाचा, सब अध्यक्ष मंत्री। बिल्कुल मयंक शुक्ला जी, देखिए बीजेपी वाले ये कहते हैं कि आपके लिए, आपके पास तो इतने नेता हैं कि आप 5 साल अलग अलग प्रधानमंत्री भी बनाएंगे तो कम पड़ जाएंगे नेता आपके पास। ठीक है राज अग्रवाल जी, कितनी उम्मीद करते हैं 400 पार का जो जादुई आंकड़ा दिया है वो वाकई में आप लोग पार कर पाएंगे? ये आंकड़ा जादुई है? मैडम, ये जादुई आंकड़ा नहीं है, ये जादुई आंकड़ा पार करने वाला आंकड़ा है। ये जादुई आंकड़ा गायब होने वाला नहीं है चुटकी बजा के। हम लोग भी अगर बोलने लगे तो 5वें चरण तक ही आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 जून को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, तो सारी ये जो बात है वो रखी की रखी रह जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सभी ने अपनी अपनी बात कही और सबने अपनी अपनी जीत का दम भरा, लेकिन जनता है वो तय करेगी। 25 तारीख को मतदान है, उसके बाद 1 जून को 7वें चरण का मतदान है। इसी के साथ लोकसभा चुनाव अपने अंतिम स्थिति पर पहुंच जाएगा और 4 जून को आएंगे नतीजे। तब तय होगा प्रधानमंत्री की कुर्सी किसकी होती है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।